बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, जैसा कि हमने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कशन शुरू किया था और मैंने आपको पढ़ाया था कि ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है असल में ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से और पढ़ते हैं ताकि आपकी समझ में बेहतर आपकी समझ में आ जाए। सबसे पहले मैंने कहा था कि असल में ये एनएमआर है क्या। तो अगर एनएमआर को हम देखते हैं तो एन एम आर, तो एनएमआर का मतलब है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है। और ये असल में स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ये असल में क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी है। समझ गए? अब एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये बेसिकली, जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा वो यही है कि ये हमें शो नेचर ऑफ कार्बन एंड प्रोटॉन इन अ मॉलिक्यूल। यह हमें किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन और कार्बन का नेचर शो कर देते हैं। मेरा मकसद क्या है? इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि हमारे साथ मीथेन है, मीथेन, ठीक है, और पड़ोस में हमारे साथ बेंजीन है। ये दो एग्जांपल मैंने ले लिए। अब बेंजीन के अंदर कार्बन और मीथेन के अंदर जो कार्बन है ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है। एक दूसरे से क्या है? मुख्तलिफ है। तो इस कार्बन को और इस कार्बन को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ कर देते हैं। और जो स्पेक्ट्रोस्कोपी हम कार्बन स्टडीज़ के लिए यूज़ करते हैं उसको कहते हैं कार्बन 13 एनएमआर, कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे सिर्फ हम कार्बन की स्टडीज़ करते हैं, ठीक है। और जो स्टडीज़ हम प्रोटॉन के लिए करते हैं, लेकिन यानी मीथेन के अंदर जो प्रोटॉन है उसका स्पेक्ट्रा मुख्तलिफ होगा किससे? जो बेंजीन के अंदर प्रोटॉन है, ठीक है। तो प्रोटॉन की स्टडीज़ के लिए जो हम स्टडीज़ करते हैं एनएमआर की, उसको हम कहते हैं प्रोटॉन एनएमआर या हाइड्रोजन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये हो गई उसके सिंपल समझ। अब बाय डिफिनीशन हमारे साथ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? अगर हम डिफिनीशन करना चाहते हैं तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, मैंने कल आपको पढ़ाया भी था। असल में ये क्या है? इसमें हम इंटरेक्शन स्टडी करते हैं। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? द इंटरेक्शन, इंटरेक्शन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन या रीजन विद मैटर, विद मैटर। मैटर का मतलब मेरा होगा सैंपल, ठीक है। एक मैटर जो होता है वो सैंपल होता है और सैंपल जो होता है वो मैटर होता है। लेकिन किस चीज की मौजूदगी में? इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में मैटर को रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ इंटरेक्ट करने को हम क्या कहते हैं? एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। इसका सिंपल समरी क्या हो सकता है? देखिए, हमारे साथ ये सैंपल है, ठीक है। इस सैंपल पर हम क्या कर रहे हैं? हम रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस जो है उसको इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है। और रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन को जब हम सैंपल पर इंसिडेंट कर देते हैं तो हमारे, और ये सैंपल जो है ये किस चीज़ की मौजूदगी में यहाँ पड़ा हुआ होगा? ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ होगा। और जब ये रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस आते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? न्यूक्लियस की एक्साइटेशन हो जाएंगी। और वो न्यूक्लियस जब डी एक्साइट हो जाएंगे तो हमारे साथ एक स्पेक्ट्रम बनेगा और उस स्पेक्ट्रम से हम सैंपल के बारे में स्टडी करेंगे। ये हो गई उसके सिंपल सी इंट्रोडक्शन। अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, याद रखना है आपने।
मैं बेसिक पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, आपने भूलना नहीं है। आपको पता है कि कल मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि हमारे साथ ये है एक एटम, और इस एटम के अंदर जो है दो हिस्से होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है शेल्स। अगर हम न्यूक्लियस को लेते हैं तो न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है, बोलिए? पॉजिटिव। इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर दो बंदे होते हैं, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पर तो चार्ज नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव होता है। तो इससे साबित होता है कि न्यूक्लियस पर एज ए होल चार्ज पॉजिटिव होता है। और फिजिक्स हमें पढ़ाता है कि जब कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ये स्पिन करता है, स्पिन स्पिन मीन अपने इर्द गिर्द घूमना, अपने इर्द गिर्द घूमना, अपने एक्सिस के बीच घूमना। जब कोई चार्ज स्पिनिंग शुरू करता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ये क्या क्रिएट करता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे साथ जो ये छोटा सा न्यूक्लियस जो है, दिस इज एक्टिंग एज अ टाइनी और माइक्रो और नैनो मैग्नेट। ये एक इंतहाई छोटा सा मैग्नेट की तौर पर एक्टिंग करता है। और इसकी इस मैग्नेटिक बिहेवियर से हम क्या करते हैं, इसको हम यूज करके एक नई स्पेक्ट्रोस्कोपी को डेवलप करते हैं, जिसको हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। आप मेरी बात को समझ गई? अब असल में मैं आपको न्यूक्लियस की अक़साम बताऊंगा। शाबाश, ये बात सुनिए आप। अब मैं आपसे डिस्कशन थोड़ी बहुत करूंगा किस चीज़ के बारे में? न्यूक्लियस के अक़साम के बारे में। ठीक है? कि आया हर हम क्या कह सकते हैं, हर न्यूक्लियस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। बिल्कुल, हर एक न्यूक्लियस, याद रखना, क्योंकि हर न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। ये आपने याद रखना है। क्यों पॉजिटिव होता है? क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। हाइड्रोजन सबसे सिंपल एटम है। इससे लेकर आप बड़े से बड़े एटम की तरफ चले जाइए तो सबके न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन जरूर होंगे। तो इससे साबित होता है कि हर न्यूक्लियस का अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जरूर होगा। लेकिन जब हम इस न्यूक्लियस को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, when we place this nucleus inside external मैग्नेटिक फील्ड, जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या करेगा? शाबाश, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन शुरू करेगा। ठीक है? उसके स्पिन को चेंज करेगा। तो हमारे साथ दो तरह की एटम्स जो है एराइज हो जाते हैं। एक को हम कहते हैं एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियस और दूसरे को हम कहते हैं एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियस। शाबाश, एक है हमारे साथ एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियस और दूसरे को हम कहते हैं एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियस। अब मैं सिंपल सादा सी बातों में कर रहा हूँ, आपको पॉइंट्स जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है? एनएमआर एक्टिव कैसे होंगे? ये ऐसे न्यूक्लियस होंगे, एटम्स का मतलब न्यूक्लियस भी आप ले सकते हैं। ऐसे एटम या ऐसे न्यूक्लियस whose spin, nuclear spin is not equal to zero, या हम ये भी कह सकते हैं ग्रेटर देन जीरो, जिसका न्यूक्लियर स्पिन जीरो से ज्यादा होता है, तो वो एनएमआर एक्टिव हो गए। और ऐसे एटम्स या ऐसे न्यूक्लियस जिसका न्यूक्लियर स्पिन जो होता है, जिसका न्यूक्लियर स्पिन, कैमरे को बंद करूंगा, यहाँ पर बोर्ड थोड़ा कम। ठीक है? जिसका न्यूक्लियर स्पिन जीरो होता है, जिसका न्यूक्लियर स्पिन क्या होता है? जीरो होता है, तो वो एनएमआर इनएक्टिव होगी। वो एनएमआर में हम डिटेक्ट नहीं करेंगे, वो एनएमआर स्पेक्ट्रम नहीं देंगे। अब जो बंदे एनएमआर एक्टिव होते हैं उसकी एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? उसकी एग्जांपल हमारे साथ सबसे सिंपल
और इम्पोर्टेंट, वो हम प्रोटॉन ले सकते हैं, प्रोटॉन, कार्बन 13 ले सकते हैं, कार्बन 13 ले सकते हैं। इसी तरह हम नाइट्रोजन 15 ले सकते हैं, ये आइसोटोप है, ठीक है। इसी तरह हमारे साथ फास्फोरस, उसका 31 आइसोटोप हम ले सकते हैं। इसी तरह फ्लोरीन 19 हम ले सकते हैं। ये सारे ऐसे न्यूक्लियस है जिसका न्यूक्लियर स्पिन जो होता है वो जीरो नहीं होता है, वो जीरो से ज्यादा होता है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक जनरल सा फार्मूला बताता हूँ, शॉर्टकट बताता हूँ, आपने याद रखना है। ऐसे न्यूक्लियस, ऐसे न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक मास, सॉरी, जिसका एटॉमिक मास या जिसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर वो होता है क्या, ऑड, ऑड जो होता है, ऑड, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास, कोई एक या दोनों जो ऑड होते हैं, ठीक है। ये सारे ऑड है कि नहीं, ये देखिए ये ऑड हिंद से है, तो ये एनएमआर एक्टिव है। आप मेरी बात को समझ गए, ठीक है। अब जो एनएमआर इनएक्टिव होते हैं, इसका मिसाल क्या हो सकता है, कार्बन 12, कार्बन 12 आप ले लो, ठीक है। इसी तरह आप ऑक्सीजन 16 को ले लो, ठीक है। ये क्या है, इसका जो एटॉमिक नंबर है, इसका जो एटॉमिक एटॉमिक नंबर जो है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास इवन है, इवन। और जिन बंदों का एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों इवन होते हैं, तो ऐसी चीजें दोनों का होना जो है, इवन होना जो है लाजमी है, तो ये एनएमआर इनएक्टिव होगी। ये क्या होगी, एनएमआर इनएक्टिव होगी। आप मेरी बात को समझ गए, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या हो गया, एनएमआर एक्टिव और एनएमआर इनएक्टिव। अब ऐसा करते हैं कि हम थोड़ी डिस्कशन करते हैं इसकी बेसिक प्रिंसिपल के बारे में। किस चीज के बारे में, बेसिक प्रिंसिपल के बारे में। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। ये पूछ रहे हैं कि इसके न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में इसको रेजोनेंस क्यों कहता है, ठीक है। अच्छा, देखिए, जब हम क्या करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस, शाबाश, जब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस को न्यूक्लियस पर इंसिडेंट करते हैं तो इसकी एक्साइटेशन होती है। लेकिन एक्साइटेशन तब होती है जब न्यूक्लियस का जो स्पिनिंग है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो मैच होती है, मैच, ठीक है। दोनों जब मैच हो जाते हैं तो एक दूसरे को रेजोनेट करते हैं। तो इस रेजोनेंस की वजह से जो एक्साइटेशन होती है और डी एक्साइटेशन जो होती है, इसी के लिए, इसी वजह से हमें आगे जो है ना वो स्पेक्ट्रम मिलता है। तो इसीलिए हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में रेजोनेंस का नाम यूज करते हैं। फर्स्ट में मैं आपको समझाऊंगा, मतलब दारे sekoha zamada last da disqismo vibration kayye disqismo vibration kayye bas eu kasraga aga ma trisi mahti to wada zamada last vibration coalition na जो stop شو porque eu kasraga aga zamada last kide da nur la qol shuru ki disiye porque zamada last disi rafigi fagaraga aga disi zamada rafiq rafido او da galas او zamada last match zamada vibration بزياد شي كم شي زياد بشي كان نو فما کې به ریزونانس وشي، فما کې به ریزونانس وشي. خو دا ریزونانس په څه کې وشو، دا دلته چې زموږ ټاپک دی دا په نیوکلیس کې وشو، په نیوکلیس کې صحیح ده، د نیوکلیس کې ریزونانس وشو د ریډیو فریکوینسي ریډیشنز په وجه باندې او د میګنیټیک فیلډ په موجودګۍ کې. نو دیټ از وای په دې کې زموږ سره دا ریزونانس لفظ یوز کیږي. ما په خبره ورسېږي، پوه شوئ.